गुड मॉर्निंग गुड्डा, निशु, अमृता, आदित्य, जॉन, सुरजीत, रागिनी, राधे राधे, बाबू, प्रदीप, दीपक प्रजापति जी, विशाल कुमार, समृद्धि वर्मा, गुड मॉर्निंग, निशु त्रिपाठी, निखिल राव, मनीष चौधरी देशवार, प्रगति शर्मा, ज्योति, आरती सिंह, आयुष पवार, मयंक धाकड़, पुष्पेंद्र, प्रिया राज। गुड मॉर्निंग गुड्डा, मैंने वो आपका मैसेज रिप्लाई किया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। आप ये कह रहे हो ना 19th नंबर का क्वेश्चन, तो कौन से वाले में 19th नंबर का क्वेश्चन है बेटा? उसका स्क्रीनशॉट दे दियो गुड्डा, है ना, और मुझे टैग कर देना टेलीग्राम ग्रुप पे ही, तो फिर वो मैं देख लूंगी, है ना, कि कहाँ पे हो, कहाँ दिक्कत है। और मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, सवेरे से ही हमारे यहाँ तो नोएडा में बारिश हो रही है, सुबह सुबह से ही, मतलब 5:30 बजे आंधी तूफान के साथ, ओलों के साथ बारिश जबरदस्त। तो आज का मौसम बहुत जबरदस्त है। आज समझेंगे लोकल गवर्नेंस यानी स्थानीय स्वशासन के बारे में। मैंने पहले भी बताया था कि अब हमारे जो टॉपिक्स बचे हैं वो ज़्यादा नहीं बचे हैं, एक बार फिर से बता देती हूँ ताकि जिनको दिक्कत हो रही हो समझने में। तो लोकल गवर्नेंस तकरीबन तकरीबन हमारा 2 दिन चलेगा। 2 दिन तो क्या चलेगा, मतलब 1.5 डे में खत्म हो जाएगा लोकल गवर्नेंस। फिर भी आप इसे 2 डेज मान के चलो, आज का दिन और कल का दिन, क्योंकि आराम आराम से चीजें समझनी है और दिमाग में भी बैठानी है। यानी स्थानीय स्वशासन के बारे में पढ़ना है। स्थानीय स्वशासन के बारे में पढ़ने के बाद जब ये टॉपिक आपका खत्म हो जाता है लोकल गवर्नेंस, तो केंद्र और राज्य संबंध भी आपका खत्म हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कह रहे थे राजभाषा पढ़ा देना, तो एक बार राजभाषा ये पढ़ाऊंगी, प्लस इसी के साथ, क्योंकि इतना बड़ा टॉपिक रहता नहीं है राजभाषा, तो ये जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगी राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में जब पढ़ाऊंगी, 1 दिन इसमें लगेगा। इसी के साथ मैं आपको जैसे यूपीएससी जैसी, ठीक है, वित्त आयोग क्या होता है, कैसे गठन होता है, ठीक है ना, और अन्य मिसलेनियस चीजें भी यहीं बता दूंगी। ठीक, उसके बाद आप और हमें करना होगा ये जो कुछ किस तरीके से भारत के अंदर संविधान बना, उससे पहले जब अंग्रेज थे तो हम किन एक्ट्स को फॉलो करते थे, बहुत कम आता है लेकिन फिर भी पढ़ना होगा इन एक्ट्स को। 2 दिन इसमें लग जाएंगे। फिर उसके बाद आपसे बात करेंगे एक्ट्स के बाद में कि इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट फंडामेंटल अमेंडमेंट्स, इंपॉर्टेंट संशोधन पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण संशोधन पढ़ेंगे सारे, कब हुए और याद करेंगे। इसमें 1 दिन लग जाएगा, इसमें 1 दिन लग जाएगा इंपॉर्टेंट संशोधन में। एक्ट्स सारे समझने में 2 दिन लग जाएंगे। ये अटरम शटरम जो भी है, राजभाषा, यूपीएससी, वित्त आयोग, ठीक है ना, और जिसे आप कहते हैं राष्ट्रीय सतर्कता आयोग, ये सारे आयोग जो हैं छोटे मोटे, इनके बारे में हल्का फुल्का जानते चलेंगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 2, 1, 3, 4, 5, 6 दिन, एक सबसे इंपॉर्टेंट दिन है जिसमें मैं आपको बजट और अनुदान के बारे में पढ़ाऊंगी। बजट प्लस अनुदान आपने, मैं इसीलिए रुकी हुई थी इस टॉपिक पर, क्योंकि मैं ये चाहती थी इकोनॉमिक्स में पहले आप बजट पढ़ लो, बजट होता क्या है, फिर अनुदान। अनुदान पढ़ना काफी आसान हो जाता है, तो इसे समझते हुए चलेंगे। और यहीं फिर मैं आपको बताऊंगी थोड़ा सा कि संसद के अंदर प्रश्नकाल कौन सा होता है, स्टार्ड क्वेश्चन कौन से होते हैं, अनस्टार्ड क्वेश्चंस कौन से होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा। तो यही है जो बचा हुआ है ले दे के आपका, ठीक है ना। तो ये तो इस पे तो हम चल ही रहे हैं, तो 1 दिन, 2, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, तो आप अगले हफ्ते तक फ्री हो जाओगे। फिर हम जितना भी टाइम मिलता है उसमें हम क्या करेंगे, शुरुआती दौर से रिवीजन करेंगे। न केवल एसएससी सीजीएल, मैंने आपको बताया था एमटीएस, है ना, सीएचएसएल, ठीक है, और जितने भी क्वेश्चंस हैं सबको उठाकर, अंडरलाइन, सबको उठाकर और रिवीजन करते चलेंगे। दिमाग में यहां बैठा लेंगे, सोते से कोई उठे कि पूछे कौन सा आर्टिकल क्या बात कर रहा है, क्या है, तो फट से पॉलिटी का जवाब होगा। बेटा 5 ईयर प्लान इसका मुद्दा नहीं होता, मैं पहले ही बोल चुकी हूं, इकोनॉमिक्स का मुद्दा होता है, ठीक है ना। किसका? इकोनॉमिक्स का मुद्दा होता है राजा। 5 ईयर प्लान्स इकोनॉमिक्स का मुद्दा है, हमारा कोई मुद्दा नहीं है।
धाराएं नहीं आएंगी, क्योंकि आप कोई पुलिस का पेपर नहीं दे रहे हो, आप सीजीएल का पेपर दे रहे हो, तो धाराएं नहीं अनुच्छेद आएंगे। ठीक है ना, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, ये एक्ट्स में ही आएंगे सारे। रेगुलेटिंग एक्ट चलेगा, चार्टर एक्ट चलेगा। ठीक है, हाँ चुनाव आयोग यहीं ले लूंगी, मैंने बोला ना यहीं लूंगी। तो राजभाषा, यूपीएससी, ये जितने भी अन्य में, मतलब ये समझ लो चुनाव आयोग भी यहीं ले लिया। ठीक है, राष्ट्रीय सतर्कता आयोग यहीं ले लिया, राष्ट्रीय विकास परिषद यहीं ले लिया, तो इनके बारे में एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में यहीं ले लिया। थोड़ा 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 बताते हुए एक जगह पे मामला हो जाएगा, तो वो उसको आप देखते चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, आ रही बात समझ में? देखो यार बेटा, कभी लोकायुक्त और लोकपाल वाला मुद्दा आपके में आया नहीं है। आप कोई पीसीएस की तैयारी नहीं कर रहे हो, आप सिविल सर्विसेज की तैयारी नहीं कर रहे हो कि आपसे इतना डेप्थ में भी पूछेगा। मैंने तो कभी किसी एसएससी के पेपर में लोकपाल या लोकायुक्त से रिलेटेड एक क्वेश्चन नहीं देखा। ठीक है ना, ठीक है, मैंने कभी नहीं देखा। और इंपॉर्टेंट दिव्या सारे पार्ट्स कराए जा चुके हैं। आप अगर पार्ट 8 या पार्ट 9 ही चलेगा, आपका भाग 9 ही चलेगा, जिसमें आप स्थानीय स्वशासन आज पढ़ोगे। जो नहीं कराया है वो समझो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, नीति आयोग के बारे में क्या ही जानना है? 2015 में गठन हुआ, उससे पहले आप इसे क्या कहते थे? नीति आयोग से पहले आप इसे क्या कहा करते थे? ये तो क्वेश्चंस के माध्यम से भी जान जाओगे। हजार चीजें इनके लिए लिखा, अगर मैं लिखवाऊंगी भी तो वो 2-2 3-3 लाइनें लिखवाऊंगी, है ना? कि पहले योजना आयोग बना, योजना आयोग में कौन थे, प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे उस समय पे, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे, मोंटेक सिंह अहलूवालिया। फिर योजना आयोग को नीति आयोग में बदल दिया गया 2015 में, उसमें फिर अरविंद पनगड़िया जी रहे, अभी वर्तमान में। बस ये 4-5 चीजें जो क्वेश्चंस बनते हैं वो होंगे, तो वो तो जब भी क्वेश्चंस आएंगे वही आ जाएगा। ठीक है ना, आ जाओ भाई, अब आ जाओ। तो आज आपका टॉपिक समझना है, आपको क्या समझना है? स्थानीय स्वशासन, लोकल गवर्नेंस। स्थानीय का मतलब लोकल, और स्वशासन यानी गवर्नेंस, सेल्फ रूल। यानी जब लोकल लोग ही अपनी समस्याओं का समाधान स्वतः करें, अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करें, स्वशासन, अपना शासन हो उनका, तो छोटी मोटी समस्याओं के लिए उनको जाना ना पड़े। अब एक बात सुनो, मेरे यहाँ ये बारिश हुई है ना अभी, तो मेरे यहाँ पीछे ग्रीन बेल्ट है। नोएडा अथॉरिटी का घर बनाने का सबसे पॉजिटिव पॉइंट जो मुझे लगता है वो ये लगता है, ये ग्रीन बेल्ट देते हैं। ग्रीन बेल्ट का मतलब समझते हो? यानी आपके घर के पीछे इतना सारा ग्रीन एरिया होगा जिसमें आप भी चाहो तो, आप भी कुछ उगाना चाहो तो उगा सकते हो। बाकी अथॉरिटी पेड़ वेड़ उगाती है, बढ़िया है ना, और वो भी फ्रूट्स वाले पेड़ भी उगाती है। तो ये मामला रहता है, तो आपके घर के पीछे ग्रीनरी रहती है, तो ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़िया है। ठीक है, चौड़े चौड़े रोड हैं। ये सब किसने देखा? नोएडा अथॉरिटी ने देखा। अच्छा, अब मेरे घर के पीछे उस ग्रीन बेल्ट के एरिया में दिक्कत हो रखी है। उसमें क्या है, पड़ोस के वो जो वॉल पे के इधर की तरफ जो खाना पीना बनाते हैं, या फिर जो गन्ने के जूस की फैक्ट्री सी लगाता है, या जो कंटेनर लगाता है, वो अपने गन्ने का जितना भी रेजिडुअल मटेरियल होता है, बचा हुआ मटेरियल होता है, लेफ्ट ओवर होता है, वो क्या करता है, ग्रीन बेल्ट के अंदर फेंक देता है। ठीक है, तो ये जो मेरी समस्या है, लोकल समस्या है, इसके लिए मैं क्या करूं? प्रधानमंत्री मोदी जी को लिखूं, योगी जी को लिखूं, या यहाँ जो लोकल अथॉरिटी का हेड होगा, जिसके अंडर ये इस काम का सुपरविजन होगा, उसको लिखूं? जाहिर सी बात है, मेरी बात सुनने के लिए न तो मोदी जी बैठे, न योगी जी बैठे, न अमित शाह बैठे। जो लोकल इंसान है, मैं उसे कह सकती हूँ कि भाई तुम कराओ। या जो RWA, रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन होती है बड़े बड़े शहरों में, तो RWA बोलते हैं उसको। तो RWA का जो मेरे सेक्टर का अध्यक्ष होगा, मैं उसको कह सकती हूँ कि भाई हमने तुम्हें चुनाव जितवाया, आप क्यों नहीं करवा रहे हो ये वाला काम, हमारा काम करवाओ। वो करवाएगा इस काम को। तो लोकल गवर्नेंस, स्थानीय स्वशासन का मतलब हम ही लोगों में से एक किसी व्यक्ति को चुन लेना, और फिर ताकि वो सारी समस्याएं जो भी हमारी नजरों के सामने आ रही हों, उनका समाधान क्विकली किया जा सके, उनका समाधान त्वरित गति से किया जा सके। क्योंकि लोकल आदमी वो आते जाते उससे बार बार वही उसी सेक्टर के लोग बार बार कहेंगे, तो वो उस काम को कर देगा। दूसरा, वो उन्हीं के बीच में से चुना हुआ है, तो कोई वो वहां के लोकल लोगों की प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे तरीके से जानता है। तो ये होता है लोकल गवर्नेंस।
तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का भाग कौन सा बेटा? 9। भाग 9, उसमें आर्टिकल 243 से 243O पंचायत के बारे में बात करता है। पहले पंचायत के बारे में बात करेंगे, फिर नगर पालिका के बारे में बात करेंगे। तो आर्टिकल 243 से लेकर 243O तक पंचायत के बारे में बात होती है भाग 9 के अंदर, है ना। भाग 9 अनुच्छेद 243 से लेकर 243O तक, इसमें किसके बारे में बात की गई है? पंचायती राज व्यवस्था यानी पंचायती राज सिस्टम के बारे में बात की गई है। अब आर्टिकल 243 से लेकर 243O तक अलग अलग आर्टिकल्स में पंचायत के अलग अलग बारे में बात की गई होगी। कहीं बताया गया होगा पंचायत की संरचना, कहीं बताया होगा पंचायत कितने समय के लिए रहती है, कहीं बताया गया पंचायत में किस किस को रिजर्वेशन है, पंचायत की पावर क्या है, इन सब के बारे में। तो आर्टिकल 243 सबसे पहले बताता है पंचायत की परिभाषा कि पंचायत है क्या। तो इसमें इस आर्टिकल में 243 में ये कहता है पंचायत की परिभाषा में कि पंचायत स्थानीय लोगों का, ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय लोगों का एक ग्रुप है। यानी गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में, गांवों में पंचायत क्या है? स्थानीय लोकल लोगों का एक ग्रुप है। ठीक, कितना अच्छा लगेगा अगर आप और मैं, हमारे कोई समस्या है, कोई यहाँ पे कोई चुनाव होता है और मैं खड़ी हो जाती हूँ और मैं उस इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करती हूँ। खड़े होना यानी कॉन्टेस्ट करना, पार्टिसिपेट करना। उस इलेक्शन में मैं खड़ी हो गई। अब आपको कोई भी समस्या होती है तो आप तुरंत कहते हो अरे अपनी दीदी तो है यार, क्या दिक्कत है? तो आप कहते हो दीदी ये वाला काम करवाना यार, ये वाला काम हुआ नहीं। और अगर मैं भूल भी जाऊं तो तुम्हें पता ही है कि ये रहती यही है, रोज कह दो हाँ दीदी ठीक, बहुत सही। जब तक तुम्हें अथॉरिटी नहीं मिली थी, पावर नहीं मिली थी, तब तक तो रोज 4 बार चक्कर लगाती थी। अब पतली गली से भाग जाती हो, चक्कर लगाना तो छोड़ो, इधर शक्ल ही नहीं दिखाते हो। तो वही आदमी जो आपके साथ रोज बैठ रहा है, चाय की चुस्की ले रहा है, ठीक है, वो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जल्दी निकालेगा। उसके आप प्रेशर भी बना सकते हो। तो ये लोकल गवर्नेंस है। तो 243 किसके बारे में बात करता है? पंचायत की परिभाषा के बारे में। 243A बताता है ग्राम सभा के बारे में। मैं बताती चलती हूँ ग्राम सभा क्या होती है। देखो, ग्राम यानी गांव और सभा यानी मीटिंग, है ना। तो ग्राम सभा बेसिकली कोई भी गांव है, कोई भी गांव है, XYZ, जो भी, जिस भी गांव से हम बिलोंग करते हैं उसको आप ले लो, ठीक है। तो उस गांव के अंदर 18 ईयर्स प्लस, 18 ईयर्स एंड अबव वाले, 18 साल और उससे ऊपर वाले सभी बच्चे, सभी लोग, ठीक है, इसके मेंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? इसके मेंबर्स होते हैं, ग्राम सभा। ठीक, आ रही बात समझ में? किसी गांव के 18 साल और उससे ऊपर के जितने भी बच्चे हैं वो सब क्या हैं? वो सब ग्राम सभा के मेंबर हैं, ठीक है। ग्राम सभा का मतलब ही है गांव वालों की मीटिंग। ठीक, क्लियर हुआ? अब ये ग्राम सभा करती क्या है? तो याद रखना इसका कार्य है बहुत इंपॉर्टेंट, कि इसका काम है कि ये ग्राम पंचायत पे प्रेशर क्रिएट करती है, ग्राम पंचायत के कामों को देखती है, ग्राम पंचायत के कामों की समीक्षा करती है कि आप ढंग से काम नहीं कर रहे हो, तो एक प्रेशर क्रिएट करने की तरह। तो यहां लिखेंगे ग्राम पंचायत के कार्यों का, ग्राम पंचायत के कामों की समीक्षा, ठीक है ना। इसको ये देखती है, चेक करती है कितना सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ग्राम पंचायत को ग्राम सभा के सामने अपने कामों को रखना पड़ता है। फिर ग्राम सभा यानी गांव के वो 18 साल और उससे ऊपर के जितने भी लोग हैं, वो सब देखते हैं कि ये जिन्हें हमने चुना ये कुछ कर भी पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो 243A सबसे पहले किसके बारे में बात करता है? ग्राम सभा के बारे में बात करता है, ये भूलना नहीं है। फिर आती है 243B, किसके बारे में बात करता है? 243B बताता है पंचायतों का संविधान का उल्लेख। 243 में बताया गया है कि पंचायत जो होंगी, संविधान के अंदर लिखा हुआ है पंचायती राज सिस्टम के बारे में। ठीक, 243C कहता है पंचायतों की संरचना क्या होगी, पंचायतों का स्ट्रक्चर क्या होगा। पंचायतों की संरचना का मतलब है कि पंचायत जो बनाई जाएंगी वो गांव के लेवल पे ग्राम पंचायत होती है। मैं अभी समझाऊंगी आपको।
गांव के लेवल पे ग्राम पंचायत होती है, यही समझा ही देती हूँ। देखो पंचायत की संरचना समझो, पंचायत की संरचना, पंचायत की क्या समझनी है, संरचना समझनी है। तो संरचना, इसका फॉर्मेशन क्या है, तो बेटा गांव के लेवल पर एक होती है ग्राम पंचायत। क्या होती है? ग्राम पंचायत। फिर आपने सुना होगा ब्लॉक, कई सारे गांव मिलकर क्या बनते हैं? ब्लॉक। तो वहां होती है ब्लॉक पंचायत। क्या होती है बेटा? ब्लॉक पंचायत या खंड पंचायत, या क्या होता है? खंड पंचायत। अगर आप में से कभी कोई गांव से बिलोंग करता है और गांव का वोटर आईडी कार्ड बना है तो उसमें पूरा एड्रेस लिखा रहता है, जैसे आपका नाम, मेरा नाम हो गया गार्गी सारस्वत, फिर मेरा गांव हो गया, क्योंकि मैं अगर अपने गांव की बात करूं तो मेरे जो रति का नगरा एक जगह है मथुरा में, वहां से मेरे पिताजी बिलोंग करते हैं, तो लिखा जाएगा गांव ये। फिर लिखा जाएगा ब्लॉक, मेरे यहाँ का ब्लॉक लगता है महावन, ठीक है, तो महावन लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद ब्लॉक के बाद फिर लिखा जाता है जिला। क्या लिखा जाता है? जिला। तो जिला लेवल। तो गांव के लेवल पर ग्राम पंचायत होती है, 2 या 3 गांवों को मिलाकर एक ग्राम पंचायत हो सकती है। फिर कई सारी ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक ब्लॉक पंचायत बनेगी, खंड पंचायत बनेगी। फिर कई सारी ब्लॉक पंचायत मिलाकर जिले के अंदर, पूरे जिले के अंदर जितनी भी पंचायत मतलब ब्लॉक होंगे उन सबको मिलाकर ऊपर एक होगी जिला पंचायत। क्या होगी? जिला पंचायत या जिला परिषद। क्या होगी? जिला पंचायत या क्या होगी? जिला परिषद होगी। ये मेरी बात सुनी, समझी? तो कुल मिलाकर ये संरचना होती है गांव की, ठीक है। ये संरचना होती है पंचायत की। पहले एक गांव अगर जनसंख्या इतनी है या कई सारे गांवों को मिलाकर एक ग्राम पंचायत बनती है। फिर कई सारी गांवों की पंचायत को मिलाकर ब्लॉक लेवल पर एक खंड पंचायत या ब्लॉक पंचायत बनती है। फिर सभी ब्लॉक पंचायत को मिलाकर पूरे जिले के अंदर जिला पंचायत या जिला परिषद होती है, ठीक है। तो ये इस संरचना के बारे में हम बात कर रहे हैं। फिर से रिवाइज करेंगे। 243 किसके बारे में बात करता है? पंचायत की परिभाषा बताता है। 243A किसके बारे में बात करता है? ग्राम सभा के बारे में बताता है। 243B संविधान में पंचायत के उल्लेख के बारे में बताता है, संविधान में पंचायतों के बारे में क्या लिखा है। 243C पंचायत का स्ट्रक्चर क्या है, संरचना क्या है, उसके बारे में बताता है। अब जब स्ट्रक्चर पता पड़ गया तो पता लगाना होगा इसमें रिजर्वेशन किसको मिलता है। तो 243D पंचायतों में सीटों के आरक्षण के बारे में बात करता है। देखो जी, याद रखना है 243 से लेकर 243O पंचायत के नाम कर दो। 243A सबसे पहले ग्राम सभा, B संविधान में पंचायतों के बारे में, C क्या संरचना होगी पंचायत की, तो मैंने आपको बताया 3 लेवल होते हैं पंचायत के। फिर D, अब जब लेवल पता लग गए तो कितना कितना रिजर्वेशन है, D सीटों का आरक्षण, SC को कितना, ST को कितना, महिलाओं को कितना, E कितने समय के लिए है पंचायत, आरक्षण के बाद अवधि, आरक्षण के बाद अवधि, F सदस्यों की अयोग्यता, किसको पंचायत का मेंबर नहीं बनाया जाएगा, किसको पंचायत का मेंबर नहीं बनाया जा सकता। तो इन शॉर्ट F ये बताता है कौन फालतू हैं और कौन रखे जाएंगे पंचायत के सदस्य के रूप में, किसको पंचायत के मेंबर्स के रूप में चुना जा सकता है। तो इस बारे में बात है, क्योंकि जब अयोग्यता की बात कर देते हैं तो बाकियों को नहीं रखना, इनको रखना है, ये क्लियर हो जाता है। फिर से बोलो, 243A किसके बारे में बताता है? किसके? ग्राम सभा। बी किसके बारे में बताता है? संविधान में पंचायतों का उल्लेख। सी किसके बारे में बताता है? संरचना, सी से संरचना। डी आरक्षण, ई अवधि और एफ फालतू के किसको हटाना है। तो पंचायत के सदस्यों की अयोग्यता कि कौन कौन पंचायत का सदस्य नहीं रह पाएगा उसके बारे में बात करता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया एफ तक? अच्छा जी। 243G किसके बारे में बात करता है? जी बात करता है शक्ति प्राधिकरण और पंचायतों की जिम्मेदारी। अब तुम सदस्यों की योग्यता वगैरह सब देख चुके हो, तो पंचायतों के कुछ क्या होंगे?
जिम्मेदारी भी होगी। जी से जिम्मेदारी, पंचायतों की जिम्मेदारी के बारे में कि कहां कहां काम करती है पंचायत, रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं और क्या क्या पावर्स हैं। जी ठीक है। एच बात करता है कि पंचायत किस किस चीजों पर कर लगाती है। पंचायतों द्वारा कर लगाने और उन्हें निधि देने की शक्ति का उल्लेख कि उन्हें पैसा कहां कहां से मिलता है। ठीक है, तो एच बताता है पंचायत किधर किधर टैक्स लगा सकती है और उन्हें निधि देने की शक्ति का उल्लेख, उन्हें पैसा कहां कहां से मिलता है। ठीक है, फंड्स कहां से मिलते हैं। आई 243 आई बहुत इंपॉर्टेंट, आई राज्य वित्त आयोग के बारे में बात करता है। 243 आई किसके बारे में बात करता है, राज्य वित्त आयोग। जैसे आर्टिकल 280 बात करता है केंद्रीय वित्त आयोग के बारे में, ऐसे ही 243 आई बात करता है राज्य वित्त आयोग यानी स्टेट फाइनेंशियल कमीशन के बारे में, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए वित्तीय समिति के गठन का उल्लेख कुल मिला के राज्य वित्त आयोग की बात करता है। और 243 के राज्य चुनाव आयोग की बात करता है, ये भूलना नहीं, राज्य चुनाव आयोग। अब एक बात बताओ, पूरे देश में, मैं तुमसे पूछ रही हूं बेटा जी, पूरे देश में लोकसभा के इलेक्शन, लोकसभा के जो इलेक्शन होंगे, हाँ अब बताओ, पूरे देश में लोकसभा के जो इलेक्शन होंगे वो कौन करवाएगा। लोकसभा के इलेक्शन कौन करवाता है, ये इस बात की जानकारी दो मुझे। और राज्य के अंदर, जैसे किसी भी राज्य में अभी हुए ना कर्नाटक में इलेक्शन, तो ये इलेक्शन जो होते हैं वो कौन करवाता है, ये कौन करवाता है, राज्य चुनाव आयोग या सेंट्रल चुनाव आयोग कराएगा। सीधू ग्राम पंचायत विलेज के अंदर पर बनती है या जनसंख्या के आधार पर, ये जनसंख्या के आधार पर बनती है बेटा, अभी बताऊंगी मुस्कान, जनसंख्या के आधार पर बनती है गुड्डा, जनसंख्या के आधार पर बनती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, शाबाश हिमांशु, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेटा। 243 पढ़ो ना तुम, 244 पे क्यों पहुंच रहे हो, अभी उतने पे ही पहुंचो जितने पे मैं पहुंचा रही हूं। 244 पे पहुंच रहा है, बोले 244 क्या है दीदी, अरे तू काका मेरे 243 तो समझ ले मेरे लाल, यही तो दिक्कत है, फिर आर्टिकल भूलते हो पागड़ बिल्लो। कौन सा बता रहा, राज्य चुनाव आयोग, यहीं पे पिटाई लगा दूंगी, बहुत पिटाई लगा दूंगी। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है किस किस के, देखो राज्य चुनाव आयोग 243 के किसको चुने, के क से किसको, के से 243 के किसको, तो किसको चुनना है, तो राज्य चुनाव आयोग। राज्य चुनाव आयोग इलेक्शन कराता है नगर पंचायत, सॉरी किसके, पंचायत के इलेक्शन कराता है, पंचायत, और शहरों में नगर पालिका के या नगर पंचायत के इलेक्शन कराता है। तो इनके राज्य चुनाव आयोग के माध्यम से इनके इलेक्शन होते हैं। किसी भी स्टेट के अंदर, जैसे कर्नाटक के अंदर इलेक्शन हुए, तो वो इलेक्शन राज्य चुनाव आयोग नहीं कराएगा, वो इलेक्शन कौन कराएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाएगा। ठीक है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाएगा, इस बात को याद रखना। ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो भूलने नहीं है। एक बार मेरे साथ फिर से करो, फिर आगे की कहानी फिर से समझाऊंगी। बोलो चलो संग संग बोलो। सबसे पहले 243A ग्राम सभा, 243B पंचायत का संविधान में उल्लेख क्या है, C से संरचना, D से आरक्षण, E से अवधि कितने समय के लिए रहती है, ठीक है ना, ई से क्या रहती है, अवधि कितने समय के लिए रहती है, एफ अयोग्यताएं, किसको पंचायत का सदस्य नहीं बनाया जाएगा यानी फालतू के लोगों को हटाना, जी पावर जिम्मेदारी कि क्या पावर्स होती हैं ग्राम पंचायतों की या पंचायतों की और क्या जिम्मेदारियां होती हैं, ठीक है ना, तो ये जी हो गया। एच कौन कौन से टैक्सेस ग्राम पंचायतें लगा सकती हैं, पंचायतें लगा सकती हैं, कौन कौन से टैक्सेस और उन्हें फंड्स कहां से मिलते हैं। आई पैसा, राज्य वित्त आयोग कहीं से कहां से पैसा आता है, तो राज्य वित्त आयोग वो बताता है, राज्य वित्त आयोग कि उसके माध्यम से पैसा मिलता है ताकि ये अपनी पावर्स का इस्तेमाल ढंग से कर सकें, ठीक है। और के यानी कौन, यानी चुनाव, तो 243 के राज्य चुनाव आयोग, ठीक। चलो यहां तक की बात समझ में आई, अब आ जाओ
स्थानीय स्वशासन यानी लोकल गवर्नेंस, इसमें सीधे स्थानीय का मतलब है लोगों को शासन में भागीदार बनाना, जो लोकल लोग हों। ये एक तरीके से डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है, क्योंकि आपने पूरे देश के लिए एक सरकार बनाई, पूरे देश के लिए एक सरकार बनाई, जिसे आप कहते हो केंद्र सरकार। क्या कहते हो बेटा? केंद्र सरकार कहते हो आप पूरे देश के लिए एक सरकार। हर राज्य के लिए एक सरकार, जिसे आप कहते हो राज्य सरकार, जिसे आप क्या कहते हो? स्टेट गवर्नमेंट। अब हर एरिया के लिए, इस राज्य के अंदर भी बेटा जी, हर एरिया के लिए अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए आपने या तो शहर है तो नगर पंचायत या नगर पालिका बना रखी है, या फिर गांव है तो आपने ग्राम पंचायत का काम कर रखा है। तो हर लेवल पर आपने पावर को, सत्ता का विकेंद्रीकरण किया है, तो इसे डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है, जिसमें लोकल लोग शासन में भाग लेते हैं। गांधी बाबा कहते थे भारत में बहुत लंबे समय से स्थानीय प्रशासन यानी कि लोकल गवर्नेंस विद्यमान है। जरा गौर फरमाओ, हम सब ने कहानी सुनी है कि राजा विक्रमादित्य जो थे, एक बच्चे को देखा गया, वो एक सिंहासन पर गाय का ग्वाला चराने वाला या भेड़ चराने वाला एक सिंहासन पर बैठकर बच्चों की समस्याएं झूठ मूठ में सॉल्व कर रहा था, और बड़े गजब के तार्किक तरीके से, लॉजिकल वे में रीजनिंग देकर समस्याओं का समाधान कर रहा था। तो पता लगाया, पूछा गया कि कौन है, तो पता लगा कि भैया ये तो एक नॉर्मल भेड़ चराने वाले का बच्चा है, और आगे चल के वो कौन बना? विक्रमादित्य बना। तो यहां पर हमारे यहां ये लंबे समय से चला आ रहा है कि एक आम के पेड़ के नीचे बैठ के पंच परमेश्वर अगर आपको पता हो तो आपके ये मुंशी प्रेमचंद जी की बहुत जबरदस्त की कहानी है। तो हमारे यहाँ तो बड़े लंबे समय से चला आ रहा है कि लोकल प्रॉब्लम को कभी कोई ये नहीं कहता था कि मैं तुझे अदालत घसीटूंगा ना, ये कहते थे पंचों के सामने फैसला होगा। उसने उसको पीटा कि एक किसान का बैल दूसरे किसान के खेत में चला गया, अब दोनों में आपस में लड़ाई हो रही है, तो उसने कहा मेरा हर्जाना दे, उसने कहा नहीं देता। तो फिर यहां बात हुई कि ठीक है अब पंचायत में ही फैसला होगा। ऐसी धमकियां आपने कहानियों में पढ़ी होंगी, अगर किताबें पढ़ने का शौक बचपन से रहा हो, मुंशी प्रेमचंद जी की किताबें पढ़ी हो या किसी की भी पढ़ी हो। तो गांधी जी का ये कहना था कि भारत के अंदर तो लंबे समय से ही लोकल गवर्नेंस का प्रोसीजर चला आ रहा है, यहाँ लोकल लोगों की समस्याओं का समाधान या आपस में मिलके ही कर लेते हैं। आपको पता होगा वो कहानियों में दिखाते भी हैं कि 3-4 बुड्ढे बाबा बैठे हुए हैं आम के पेड़ के नीचे हुक्का गुड़गुड़ाते हुए, और उनके सामने बात रखी गई और उन्होंने उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल दिया कि ये होगा, ऐसे होगा कि तू भाई इसको ये कर दे और तू ये कर दे, और गाँव में शांति बनी रहेगी। तो गांधी बाबा का ये कहना था। ठीक है, 1864 में ठीक है ना, ठीक है, 1864 में अंग्रेजों ने इस सिस्टम को एक्सेप्ट किया। 1864 में मतलब अंग्रेज जब भारत में आए तो उन्हें लगा, तब तक आप जानते हो सुप्रीम कोर्ट वगैरह भी बन चुके थे, 1774 में कलकत्ता में बन चुका था, हाई कोर्ट्स वगैरह की भी स्थापना हो रही थी। इसी दौरान अंग्रेजों ने एक चीज महसूस की कि यार भारत के जो लोकल लोग हैं, गांवों के लोग हैं, इनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए। तो ये बात निकल के आई कि यार इनके लिए कोई अलग से सॉल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कारण क्या है, ये अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ही निकाल लेंगे। क्या कहा गया? ये अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमेशा से खुद ही निकालते आए हैं, इनके अड़ोस पड़ोस के लोग होते हैं उनकी बातें ये मान लेते हैं, तो हमें क्यों रट्टे में पड़ना कि लोकल लेवल पे भी एक अदालत बनानी है। तो 1864 में अंग्रेजों ने भी इस लोकल गवर्नेंस के सिस्टम को ही, पंचायत वाले सिस्टम को ही एक्सेप्ट कर लिया। 1882 में वेरी इंपॉर्टेंट, रिपन ने रिबन काटा। रिपन ने स्थानीय स्वशासन यानी कि लोकल गवर्नेंस का प्रस्ताव पारित किया कि यहां के लोग अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन खुद ही निकाल लेते हैं, तो बेहतर होगा कि हम लोकल गवर्नेंस यानी कि एक आध लोगों को चुनाव करवाने में मदद करा दें, ताकि वो लोग उन प्रॉब्लम्स, ये लोकल लोगों की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल दें और हमारे पास ना आए। तो 1882 में रिपन ने क्या करा, लोकल गवर्नेंस यानी स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव रखा, और इसीलिए इसे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहते हैं, और रिपन को स्थानीय स्वशासन का, लोकल गवर्नेंस का पापा जी कहते हैं, क्योंकि इसने कहा कि बेटर यही होगा कि जैसे भारत के अंदर पहले से ही
लोकल लेवल पे लोकल लोग ही लोकल लोगों की प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते जा रहे हैं, यानी स्थानीय लेवल पर ही स्वशासन करके ही अपनी समस्याओं का समाधान निकाल दे रहे हैं, हम तक बात नहीं आती है, तो यही रहने दीजिए कि पंचायत बना दी जाए और इसी पे काम किया जाए। तो 1882 में इसने यानी रिपन ने लोकल गवर्नेंस का एक प्रस्ताव पारित किया, जिसे लोकल गवर्नेंस का मैग्ना कार्टा कहते हैं, इसीलिए इसको फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस कहते हैं। लेकिन आप जानते हो, ये क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन आप जानते हो उससे पहले से ही भारत के अंदर लोकल गवर्नेंस यानी पंचायतों का सिस्टम था। फिर भारत आजाद होता है बेटा, भारत आजाद होता है तो 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी क्या करते हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाते हैं। यानी समुदाय, जिस समुदाय में हम रहते हैं उस समुदाय में, जैसे मैं टीचर हूं तो मेरा काम है कि मैं इस समुदाय की कैसे भलाई कर सकती हूं, इसको मैं देखूं। तो मैंने ये देखा कि मैं इस समुदाय की भलाई ऐसे कर सकती हूं कि मैं अपने समुदाय के, जिस समुदाय में मैं रहती हूं, वहां 2 घंटे बच्चों को पढ़ाने चली जाया करूं मुफ्त में। तो 1952 में जवाहरलाल नेहरू जी ने कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया कि जिसमें जितनी सामर्थ्य है इकोनॉमिकली, मतलब फाइनेंशियली और रिसोर्सेस से, तो वो अपनी अपनी कम्युनिटी का क्या करे, डेवलपमेंट करे। मेरी बात समझ पा रहे हो ना? यहां तक की कहानी में किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। अमर सिंह कह रहे हैं मैम ये पापा कैसे बन गया जब पहले से ही ये सिस्टम था। बात तो बेटा ये है कि भारत के अंदर हम बहुत लंबे समय से जानते थे कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और पृथ्वी गोल है, हमारे वेदों में पहले से ही लिखा था। लेकिन ये बातें पश्चिम ने जब साइंटिफिकली प्रूव की तो हमने बाहर की चीजों को पहले एक्सेप्ट कर लिया, और हम क्या कहते हैं, ये वाला विचार लाने वाला तो पश्चिम था, यानी यूरोपियन कंट्रीज थी। बल्कि ये विचार तो हमारे यहाँ सदियों पहले हमारे पूर्वजों ने बोल दिया था। तो ऐसे ही ये चीज पहले से उपलब्ध थी। लेकिन लोकल गवर्नेंस का प्रस्ताव कि ऐसे ऐसे इलेक्शन भी करवाने चाहिए, और इलेक्शन के अलावा लोकल लोगों की प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने के लिए वहाँ उस मीटिंग में सारे लोग होने चाहिए, ये मुंह से बोल के और एक हैंड रिटन में लिख देने वाला व्यक्ति, ठीक है, उसको कह दिया जाएगा कि भाई देखो ये प्रस्ताव लेकर आया है सही तरीके से। ये बिल्कुल ऐसे ही अंतर है कि आप किसी से मोहब्बत करते हो, आपने वादा कर रखा है सीजीएल कंप्लीट करके तुमसे विवाह करूंगा, आपने मौखिक रूप में वादा कर रखा है प्रभु, आप बहुत पहले से वादा कर रहे हो, लेकिन एक आपका सिलेक्शन हो जाता है, या आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपके पिताजी कहते हैं कि नहीं अब तो हम बहुत पैसा लेंगे, लड़की है उसका सिलेक्शन हो जाता है तो उसके मम्मी पापा कहते हैं कि नहीं जी अब हम अपनी बिटिया इस घर में नहीं भेजेंगे। तो ऐसे में प्रस्ताव, मौखिक प्रस्ताव बहुत पहले से चला आ रहा था। आपने अपने जो नायक ने नायिका से और नायिका ने नायक से, दोनों ने वादे कर रखे थे, लेकिन एक दिन लिखित में प्रस्ताव यानी कि विवाह का जो प्रस्ताव आएगा उस पर नाम किसी और का लिखा होगा, उस पर आपके नाम के साथ किसी और व्यक्ति का नाम जुड़ा होगा, तो फिर कह दिया जाएगा कि ये प्रस्ताव बिल्कुल ठोक बजाकर कंफर्म प्रस्ताव है, ठीक है। तो इसीलिए ऐसे ही मान लीजिए कि यहाँ पर रिपन को फादर ऑफ क्या कहा जा रहा है, लोकल गवर्नेंस। उससे पहले से चला आ रहा था, लेकिन लिखित में प्रस्ताव लाके किसी ने असेंबली में रख दिया, ये वाला मामला है, ठीक। अब समझ पा रहे होगे आप इस बात को। तो 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया। अब साहब चल गया, बढ़िया है, 1952 में ये प्रोग्राम चल गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब ये प्रोग्राम चल गया तो उसके बाद 1952 की ही मैं बात करूं, 1952 की ही मैं बात करूं, हाँ यहां नहीं है, ठीक है, यहां पे नोट करेंगे यहां पर नोट करेंगे, या फिर अभी नहीं इसके बाद कराऊं, यहां नहीं कराऊं, यहां कराने में फायदा नहीं है, 59 में कराती हूं, यहां नहीं करा रही, ठीक है, यहां मत नोट करो। तो आ जाओ, यहां तक का समझ में आया कि मतलब ऐसे डिस्कशन चल रहा है। अब क्या होता है, अब ध्यान से सुनना, पंचायत राज व्यवस्था कैसे हो, पंचायत कैसे काम करें, इसके लिए बहुत सारी कमेटी बनती हैं, सिफारिशें आती हैं, अलग अलग कमेटीज बनाई जाती हैं, जिनसे कहा जाता है कि आप बताओ कि पंचायतों का लेवल क्या होना चाहिए। तो सबसे पहली कमेटी आती है बलवंत राय मेहता की, 1957 में बलवंत राय मेहता की
क्या आती है? कमिटी आती है। इसमें नाम कितने हैं? बलवंत राय मेहता। तो ये 3 लेवल होने चाहिए पंचायत का, यानी 3 स्तरीय या 3 लेवल की, 3 टियर की बात करती है पंचायत की। तो पंचायती राज व्यवस्था का इन्हें आर्किटेक्ट कहा जाता है, बलवंत राय मेहता को। इन्होंने पंचायत के 3 लेवल होने चाहिए, 3 स्तर होने चाहिए, तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की। इन्होंने कहा गांव के लेवल पर ग्राम पंचायत होनी चाहिए, ब्लॉक या खंड लेवल पर काफी सारे गांवों को मिलाकर पंचायत समिति या ब्लॉक पंचायत होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पंचायत समिति या ब्लॉक पंचायत होनी चाहिए। और जिला लेवल पर जिला परिषद या जिला पंचायत होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जिला परिषद या जिला पंचायत। इसे यही कहा जाता है हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ठीक, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। बलवंत राय मेहता कमेटी ने अपनी सिफारिश की सबसे पहले 1957 में। इस सिफारिश में इन्होंने कहा कि पंचायत के 3 लेवल होने चाहिए, जिसे आज भी आप फॉलो करते हो, कि गांव के लेवल पर ग्राम पंचायत हो, फिर कई सारे गांवों को मिलाकर खंड या ब्लॉक लेवल पर, जिसे आप कहते हो पंचायत समिति कह लो या ब्लॉक पंचायत कह लो, फिर उसके बाद जिला लेवल पर, जिले के अंदर जिला परिषद या जिला पंचायत होनी चाहिए। ठीक, आ रही बात समझ में? इसे ही हम आज भी फॉलो करते हैं। इसी के बेसिस पर ये पॉइंट नोट करना है, यहां कर लेने हैं, यहां करो, यहां करेंगे, इस बात को लिखेंगे। इसी समिति की सिफारिश के आधार पर, समिति की सिफारिश के आधार पर भारत के अंदर, सिफारिश के आधार पर, इसी समिति की सिफारिश के आधार पर भारत में सबसे पहले कहां देखने को मिली आपको पंचायती राज व्यवस्था? तो राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ करते हैं। कौन करते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं। कौन करते हैं? हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं। ठीक है ना? तो ये बात याद रखनी है। इसी समिति की सिफारिश के आधार पर भारत में सर्वप्रथम यानी फर्स्ट टाइम, कब बेटा? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में, राजस्थान के नागौर जिले में, राजस्थान के नागौर जिले में पीटी नेहरू के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, पीटी नेहरू के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। पंचायती राज व्यवस्था यानी पंचायती सिस्टम का क्या किया गया? व्यवस्था का क्या किया गया? उद्घाटन किया गया। उद्घाटन किया गया या शुभारंभ किया गया। ठीक, ये बात समझ पाए? हाँ। अब इसके एक दिन छोड़कर, मतलब 9 दिन छोड़कर, क्योंकि ये 2 अक्टूबर की बात है, यही लिखेंगे 11 अक्टूबर। क्या लिखेंगे? ये किसका फोन आ रहा है यार? सेकंड नंबर पर 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश, एपी ना लिखूं, पूरा लिखूं, को आंध्र प्रदेश में भी, तो सेकंड स्टेट कौन सा बना? आंध्र प्रदेश में भी पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई। पंचायती राज व्यवस्था की क्या हुई? शुरुआत हुई। पंचायती राज व्यवस्था की क्या हुई बेटा? शुरुआत हुई। ठीक, कोई दिक्कत यहां तक में? कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बलवंत राय मेहता की कमेटी की सिफारिश के आधार पर भारत के 2 राज्यों के अंदर शुरुआत हो चुकी है। एक राजस्थान में हो चुकी है, दूसरी हो सकती है किसके अंदर? दूसरी हो चुकी है आंध्र प्रदेश में 9 दिन बाद ही। 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में होती है, फिर उसके बाद 11 अक्टूबर 1959 को होती है कहां पर? आपके आंध्र प्रदेश में। अब 1957 में बलवंत राय मेहता की जो सिफारिश थी वो सिफारिश रही। उसके बेसिस पर कुछ कॉन्क्रीट काम देखने को नहीं मिला। ठीक, 2 जगह
पंचायती सिस्टम बन गया है, लेकिन बाकी जगह नहीं बना है। यानी हर स्टेट अपनी मर्जी पर है कि अरे क्यों खामखा में पंचायतें बनाई जाएं, फिर उनको पैसा दिया जाए, फिर उनके चुनाव कराए जाएं, तो वो टेंशन नहीं चाहते हैं। हालांकि अगर आपको याद होगा तो प्लीज मुझे बताएं, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 40 में ऑलरेडी ग्राम पंचायतों के गठन की बात थी, ग्राम पंचायतों के गठन की बात थी, गठन। लेकिन आप जानते हो ग्राम पंचायतों का फॉर्मेशन फिर भी नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि डीपीएसपी में लिखी हुई बातें, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में लिखी हुई बातें अदालत में जरूरी नहीं है कि आप, अगर सरकार उसे फॉलो नहीं करती है तो आप उसे अदालत में फॉलो करवा सकते हो, ये जरूरी नहीं है। अब बात पे गौर फरमाना है, जहां आपको बहुत फोकस करने की जरूरत है। वो क्या फोकस करने की जरूरत है वो ध्यान से सुने कि बलवंत राय मेहता समिति की भी रिपोर्ट आ गई है, डीपीएसपी में पहले से ही लिखा हुआ है, 2 राज्यों ने अपने अपनी जगह पर बनाना भी शुरू कर दिया है, लेकिन बाकी के राज्य अभी भी मनमर्जी पे चल रहे हैं। फिर एक और सिफारिश आती है, एक और कमेटी बनती है 1977 में, अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता 2 नाम है, तो इन्होंने 2 लेवल की सिफारिश की। अशोक मेहता ने कहा कि पंचायत का लेवल 2 लेवल का होना चाहिए, 2 टियर गवर्नमेंट होनी चाहिए। गांव के लेवल पे ग्राम पंचायत मत रखो। इन्होंने कहा एक तो ब्लॉक लेवल पर खंड पंचायत या ब्लॉक पंचायत रख लो, ब्लॉक लेवल पर खंड पंचायत या ब्लॉक पंचायत रख लो, और फिर हर एक जिले में जिला लेवल पर जिला पंचायत रख लो। इन्होंने कहा गांव के लेवल पे ग्राम पंचायत नहीं रखनी है। इन्होंने 2 टियर की बात की। इन्होंने कहा और क्या इनकी सिफारिश थी, एससी और एसटी को पंचायतों में आरक्षण दो, पंचायती राज मंत्री का पद हो, और जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको भी अलाउ करो कि वो भी पंचायत के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें। जब उन्हें अलाउ करेंगे पंचायत के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो जितनी भी ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जब ये भी पार्टिसिपेट करेंगी तो ऐसी सिचुएशन में पंचायत के इलेक्शन कंटिन्यूअस होंगे, ठीक है ना। और कहा कि एक स्टेट फाइनेंस कमीशन, वही 243 आई, कि एक स्टेट फाइनेंस कमीशन, राज्य वित्त आयोग बनाओ जो पंचायतों को पैसा दे, ताकि पंचायतें अपने आप में क्या रहें, इंडिपेंडेंट रहें। क्योंकि पंचायतों को पैसा मिलना चाहिए, अगर पैसा नहीं मिलेगा, स्टेट गवर्नमेंट पैसा नहीं देंगी, तो फिर क्या होगा, पंचायतें काम नहीं कर पाएंगी। तो ये कहा अशोक मेहता जी ने। कब कहा? 1977 में। सबसे पहली बात तो 2 लेवल की बात करी, फिर कहा एससी एसटी को आरक्षण दो भाई इसमें, फिर कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज को भी अलाउ करो इसके अंदर, फिर कहा कि भाई तुम 2 मिनट रुको बेटा, सुबह सुबह जीजा जी का फोन ना आवे, जीजा जी पड़ोस के कमरे में ही सो रहे हैं, ठीक है। हाँ बोलो क्या कह रहे हो मैम, बता दीजिए। आरती पूछो क्या कह रहे हो। सिद्धार्थ सिंह राजपूत, मैडम जी अगर डाउट हो तो क्या करूं? बेटा डाउट होता है तो पूछा करो ना, टेलीग्राम पे मुझे टैग करके जो बच्चे पूछते हैं मैं बताती तो हूं, उनको जवाब देती हूं। अनमोल कह रहा है मैम जैसे 0 को आर्यभट्ट ने खोजा, तो मेरा क्वेश्चन है महाभारत के टाइम पर कैसे काउंट किया गया? अरे मेरे लाल, वो इतने समझदार लोग थे, आपके ऋषि मुनि, वो पहले से ही शून्य को जानते थे, बहुत अच्छे से समझदार थे। तब इसे कॉन्स्टिट्यूशन दर्जा नहीं दिया गया था, बिल्कुल नीति निर्देशक तत्व में था, और राज्यों की मनमानी थी बेटा विक्रांत, है ना। हाँ हाँ मैं पानी पीऊंगी, मैं थोड़ी देर इसलिए रुक गई, ठीक है। अरे अनिकेत, नहीं आता इंडियन पीनल कोड के बारे में तुम्हारे में, आईपीसी की धाराएं तुम्हारे में क्यों आएंगी? सीजीएल में कौन पूछता है आईपीसी की धाराओं को, ठीक है। एक कह रहे हैं धर्मेंद्र जी गृह पंचायत भी होनी चाहिए जिसकी मालकिन पत्नी हो। बेटा हर घर में है गृह पंचायत, होम मिनिस्ट्री मम्मी के हाथ में ही है, पता लगा लेंगे तो बहुत पिटाई लगाएंगे, ठीक है। हाँ हाँ मेरे लाल, डीपीएसपी भाग कहां से लेके कहां तक? 36 to 51। श्रुति बहुत बढ़िया, ठीक है बेटा। मैं कमेंट देखती हूँ जया, आप मुझे टैग नहीं करोगे टेलीग्राम पे तो मैं नहीं देख पाऊंगी, जब टैग कर देते हो तो मैं देख लेती हूँ।
क्योंकि उसमें क्या रहता है, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि ये मेरी भतीजी है, उसको जन्मदिन मुबारकबाद दे दीजिए, कोई आपस में ही बातें करने लग जाते हैं। तो इतने सारे आप टैग करोगे, क्वेश्चन पूछोगे, जवाब देती हूँ मैं। ठीक है, आ जाओ अब समझो। तो SC ST के रिजर्वेशन की बात करी, ये भी बात करी कि भैया पॉलिटिकल पार्टीज को अलाउ करो ताकि ये बागड़ बिल्ले अपने फायदे के लिए इलेक्शन बार बार करवाएंगे। और ये भी कहा कि पंचायतों को इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट अगर बनाना है तो आपको राज्य वित्त आयोग का गठन करना पड़ेगा। ये अशोक मेहता समिति की सिफारिश थी। अब क्या हुआ बेटा, इस सिफारिश के बाद भी कोई खासा असर पड़ा नहीं सरकारों के ऊपर। फिर आता है GV के राव, या कहीं कहीं PV के राव भी लिखा रहता है, GV के राव या PV के राव समिति, 4 अक्षर हो जाते हैं। PV के राव समिति 1985 में आती है। ये PV के राव समिति ने बाकियों से 2 समितियों से, बलवंत राय मेहता और अशोक मेहता समिति से बिल्कुल अलग बात कही। इन्होंने कहा 4 लेवल होने चाहिए। क्या कहा, पंचायत के 4 लेवल होने चाहिए। और कहा गांव के लेवल पे ग्राम पंचायत, ब्लॉक के लेवल पर खंड पंचायत या पंचायत समिति, जिला लेवल पर जिला परिषद या जिला पंचायत, और राज्य के लेवल पर भी लिया और राज्य विकास परिषद। इन्होंने क्या कहा, राज्य के लेवल पर भी, स्टेट लेवल पे भी स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल होनी चाहिए, राज्य विकास परिषद। और इन्होंने कहा योजना आयोग के परामर्श, पहले ये बात याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, किस समिति का गठन योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन के परामर्श पर हुआ था। तो GV के राव समिति का गठन योजना आयोग की सिफारिश पर हुआ था और इन्होंने 4 लेवल की बात की थी। ठीक है, इन्होंने भी यही बात कही कि भैया इंडिपेंडेंट बनाना है तो पंचायतों को, तो स्टेट फाइनेंस कमीशन, राज्य वित्त आयोग का गठन करो। इन्होंने 2 बातें और करी। एक कहा इन्होंने पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का कर दो, और इन्होंने SC ST के साथ ये भी कहा महिलाओं को भी आरक्षण दे दो, ताकि लोकल गवर्नेंस में महिलाओं का आरक्षण जब रहेगा, महिलाओं की भागीदारी रहेगी, तो देश की महिलाएं सशक्त हो पाएंगी। मेरी बात समझ रहे हो? तो GV के राव समिति के बारे में या PV के राव समिति के बारे में 2 चीजें, पहला तो प्लानिंग कमीशन की सिफारिश पर, दूसरी बात 4 स्तर की बात की, तीसरी बात इन्होंने ये भी कहा पंचायत का गठन हो, और जैसे देश की सरकारें या राज्य के अंदर विधानसभाएं का कार्यकाल 5 साल का होता है, ऐसा इनका भी हो। इन्होंने SC ST के रिजर्वेशन के साथ, अशोक मेहता जी ने SC ST का रिजर्वेशन की बात की थी, इन्होंने महिलाओं के आरक्षण की भी बात की, और जो अशोक मेहता समिति ने बात कही थी उसे भी इन्होंने रिपीट करा, ये कह के कि हाँ यार राज्य वित्त आयोग होना चाहिए ताकि पंचायतों को पैसा मिले। वो ऐसे मुंह न ताके कि कभी पैसा मिल रहा है कभी नहीं मिल रहा और काम नहीं हो रहा। ठीक है, आ रही बात समझ में? अब उसके बाद आती है 1986 में आती है LM सिंघवी समिति। कौन सी? LM सिंघवी समिति आती है। LM सिंघवी समिति, इन्होंने कहा कि यार तुम कितनी भी कमेटी ले आओ और कितना भी बोल लो कि ये करो वो करो फलाना करो डिकाना करो, बोले राज्य सरकारें नालायकी करेंगी। जरूरी है कि पहले इन पंचायतों को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दो, संवैधानिक दर्जा दो, और जब संविधान में कोई बात लिख दी जाती है तो उसे तो मानना ही मानना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी बताया था ना कि एक जो ये कह रहा हो कि हाँ तुम्ही से विवाह करूंगी और दूसरी तरफ तुम्ही से विवाह करूंगा, लेकिन बेटा जिस दिन विवाह होगा उस दिन कार्ड पे नाम किसका है, असली मुद्दा वही है। संवैधानिक दर्जा उसे ही मिलेगा पूरे जीवन में, पत्नी का या तुम्हारे पति होने का। तो बिल्कुल यही बात कही LM सिंघवी समिति ने 1986 में कि तुम कितना भी कुछ भी कह लो कि ये करो वो करो फलाना करो डिकाना करो, ये राज्य सरकारें अपने यहां पंचायतों को कम पैसा देंगी, दबा के रखेंगी, कभी इलेक्शन कराएंगी कभी नहीं कराएंगी। तो सबसे पहले इन्हें संवैधानिक दर्जा दो, संविधान में लिख दो कि इतने दिनों में इलेक्शन, ये काम ये काम ये काम सब। और जब चिट्ठी पत्री में लिख दिया जाता है, जब कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया जाता है, तो कोई इधर का इधर नहीं कर सकता। तो इन्होंने कहा पंचायतों को आज आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य वित्त आयोग होना चाहिए। ये सिफारिश तो अशोक मेहता समिति से चली आ रही थी। इन्होंने कहा यार नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज को पंचायत इलेक्शन में अलाउ मत करो। क्या कहा? पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शंस में अलाउ मत करो पंचायतों के इलेक्शन में, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, बोले ये बहुत पावरफुल होती हैं, ये लोकल लोगों को खड़ा ही नहीं होने देंगी।
और फिर ये वहां पर भी उन इलेक्शंस में भी अपने ही लोगों को खड़ा करवाएंगे जिनका बहुत ज्यादा प्रभाव होगा। तो इसका असर ये रहेगा कि आम जनता जिसको शासन में भागीदारी लेनी चाहिए वो नहीं ले पाएगा। ठीक है, तो इन्होंने मना करा, राजनीतिक दलों को, पॉलिटिकल पार्टीज को अलाउ मत करो, लोकल लोगों को खड़ा रहने दो। ठीक, अब यहां से ध्यान से सुनना। फिर एक और इंपॉर्टेंट है पीके थुंगन समिति 1988 की। इन्होंने भी कहा कि सबसे पहले आप क्या करो, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दो, राज्य वित्त आयोग बनाओ और राज्य निर्वाचन आयोग भी बनाओ, जिसके आधार पर 243 में बाद में निर्वाचन आयोग बना और राज्य वित्त आयोग 243 में आप जानते ही हो है दे रखा है। आ रही बात समझ में? सभी समितियों ने खूब सिफारिश कर ली। अब इसके बाद आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं, राजीव गांधी जी की सरकार है। तो राजीव गांधी जी 1989 में 64वां संविधान संशोधन लेकर आते हैं 1989 में, सारी समितियों की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए पंचायतों के लिए। ये प्रस्ताव लोकसभा में पास हो जाता है लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हुआ और प्रस्ताव हो गया कैंसिल, वरना उसी साल पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिल जाता। और संवैधानिक दर्जा मिलता तो वही चीजें जो आज देखते हो, कार्यकाल 5 साल का, SC ST और महिलाओं का आरक्षण, इलेक्शन कराने के लिए राज्य वित्त आयोग राज्य चुनाव आयोग 243 और पैसे के लिए राज्य वित्त आयोग 243I, इन सबका गठन हो चुका होता। लेकिन ये 64वां संविधान संशोधन 1989 ये लोकसभा से पास होता है, राज्यसभा में प्रस्ताव मतलब पारित नहीं हो पाता, बाद में ये प्रस्ताव कैंसिल ही हो जाता है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये लोकसभा वाले भी बहुत ज्यादा जुझारू रूप से इस चीज पे काम करने के मूड में नहीं थे। तो आज के लिए पहले इतना ही, फिर कल समझेंगे कि किस तरीके से भारत के अंदर फिर संवैधानिक दर्जा मिलता है, 73वां संविधान संशोधन होता है 1992 में, और किस तरीके से हाँ काम बनता है। ठीक, हाँ अंजलि बिल्कुल, मैंने आपको ये भी तो कहा था कि मैक्सिमम 500 सीटें हो सकती हैं किसी राज्य की विधानसभा में, मिनिमम 60 हो सकती हैं, लेकिन अपवाद भी हैं। और मैंने उसमें आपको कहा भी था गोवा, सिक्किम, इन राज्यों को देख लेना, इनमें 60 से कम सीटें हैं। ठीक है, ठीक है अंजलि, तो ये मैंने बोलते समय उसी समय कहा था और आपसे कहा था कि आप फाइंड आउट करके बताएंगे कि ऐसे कितने राज्य हैं। ठीक है, तो चलो अच्छे तरीके से आज यही। हाँ मैम जी, पॉलिटी में आर्टिकल पर ही ज्यादा, हाँ बेटा आर्टिकल्स पे ही ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, हाँ हम भी अपने सब्जेक्ट की बुक लॉन्च करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल संडे है, कल संडे क्लास नहीं होगी और आने वाले हफ्ते में हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम कर रहे होंगे बहुत प्यार प्यार से रिवीजन, हमें कुछ और नहीं करना, मुझे सिर्फ तुम्हें रिवीजन कराना ताकि तुम दुनिया के किसी भी एग्जाम में जिसमें पॉलिटी आती हो उसमें बैठो तो तुम कर जाओ। ठीक है, हाँ जीजा जी से मिलवा देंगे, चलो भग जाओ तुम, जीजा जी से मिलवा दो, तुम पढ़ लो। ठीक है,